हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले भाई 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो भाई प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जितने भी हैं आपके। ठीक है, देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्षों में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो चलो इन क्वेश्चन को देखते हैं एकदम आसानी से। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा जैसे है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंथेनाइड क्या है, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो लैंथेनाइड तत्व क्या होते हैं, हमें उनके केवल नाम बताना है और थोड़ा लैंथेनाइड तत्व लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। तो लैंथेनाइड श्रेणी क्या होती है, लैंथेनाइड श्रेणी एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, जहां नीचे आपके आवर्त सारणी में क्या होता है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियां दो होती है। ठीक है, तो वही लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में बताना है। तो लैंथेनाइड श्रेणी में स्थित सीरियम, जिसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 58 है, ठीक है, से लेकर ल्यूटीशियम LuZ बराबर 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो सीरियम से ल्यूटीशियम तक के 14 तत्व हमारे क्या कहलाते हैं, लैंथेनाइड तत्व या लैंथेनाइड श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात पता चल गई, 58 सीरियम का परमाणु क्रमांक, 71 ल्यूटीशियम का। ठीक है, इतनी बात पता चल गई, एकदम आसान है। इतना बताओगे 14 तत्वों को हम लोग लैंथेनाइड्स कहते हैं। फिर आगे क्या कहना है, इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। ये जो लैंथेनाइड श्रेणी है इसे हम लोग प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, आप देखो आगे आपसे कहा गया इस श्रेणी में परमाणुओं के 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। 4f कक्षक पे इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, क्यों, क्योंकि आपका ये लैंथेनाइड श्रेणी किस ब्लॉक पे होती है, f ब्लॉक पे। तो f ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा जाएगा, आपका f ब्लॉक में। ठीक है, तो F में ही आपके कितने 1 से 14 तक के इलेक्ट्रॉन आपके F ब्लॉक पे ही भरे जाएंगे। ठीक है, अगर D ब्लॉक का तत्व होता तो D ब्लॉक पे आपका इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, तो 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो वही बात कही गई, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के 14 तत्वों को आपका हम लोग लैंथेनाइड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, 14 तत्वों को लैंथेनाइड्स कहते हैं। और इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। फिर कहा गया इस श्रेणी में परमाणुओं के 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। और ठीक है, तो इतनी बात होगी। अब बात करते हैं लैंथेनाइड तत्वों के, कह रहा है नाम बताओ। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखो 14 तत्वों के नाम आप देख सकते हो। ठीक है, 14 तत्व होते हैं ना, तो इन 14 तत्वों के नाम देख सकते हो। पहला होता है आपका सीरियम Ce, जिसका परमाणु क्रमांक 5858 होता है। ठीक है, तो पहला तत्व हमारा सीरियम हो गया Ce। ठीक है, फिर है आपका प्रेजियोडिमियम, फिर है नियोडिमियम, फिर है प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैलोडिनियम, और फिर टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होवियम, और अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटीशियम। ठीक है, ये सारे 14 तत्व जो है आपके यही लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। ठीक है, तो यही हमें बताना था, इनके नाम लिखो और लैंथेनाइड श्रेणी होती क्या इसके बारे में भी बताओ। तो एकदम आसानी से हमने बता दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पूछा जा चुका है पिछले साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो कह रहा है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो हीलियम जो He है, जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 है, 2He4, इसका मुख्य स्रोत मोनोजाइट रेत है। क्या है, मोनोजाइट रेत, मोनोजाइट सेंड कह सकते हो। ठीक है, मोनोजाइट रेत इसका मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या बताओगे आप, मोनोजाइट रेत। ठीक है, जो कि एक रेडियोएक्टिव खनिज है, जो मोनोजाइट रेत है एक रेडियोएक्टिव खनिज है। फिर कह रहा है हीलियम तथा रेडान को हम रेडियम के रेडियोएक्टिव विघटन द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात होगी। फिर कहा गया हीलियम तथा रेडान को हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, रेडियम के रेडियोएक्टिव विघटन द्वारा। ये जो रेडियम है आपको दिख रहा है 88 रेडियम 226, इसका आप अगर रेडियोएक्टिव विघटन करते हो तो आपको रेडान गैस और हीलियम गैस मिलेगी। ठीक है, तो ये बात देख सकते हो, 86 रेडान 222 और आपका 2He4 हीलियम। ठीक है, तो ये आपको प्राप्त होता है किससे, रेडियम के रेडियोएक्टिव विघटन से। ठीक है, तो देख सकते हो ये बात भी आपको बताई गई कि हीलियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट रेत है, जो कि एक रेडियोएक्टिव खनिज है। फिर कहा गया हीलियम तथा रेडान को रेडियम के रेडियोएक्टिव विघटन द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसे भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आक्री गैसों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्या कहा गया, आक्री गैस वही हीलियम परिवार के तत्व, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। ठीक है, तो इनकी हमें मुख्य विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो चलो बताते हैं आसानी से। तो हीलियम, नियान ये जितने होते हैं ये आक्री गैस कहलाते हैं। तो देखो आक्री गैसों की विशेषताएं निम्नलिखित, नीचे बताया गया आपसे, आपको सिंपल इसी टाइप से एग्जाम में भी लिखना है। आक्री गैसों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
पहले लिखना है, देखो अक्रिय गैसें साधारणतः रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेती। अक्रिय गैसें जो होती हैं क्या होता है, इन पे रासायनिक अपक्रियाओं में ये भाग नहीं लेती। समस्त अक्रिय गैसें रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं, ठीक है। और ये सभी एक परमाणु गैसें होती, एक परमाणु, जैसे He एक ही परमाणु तो है, Ne एक ही परमाणु तो है, सारी गैसें जो होती एक परमाणु होती हैं, ठीक है, जिसमें एक परमाणु केवल हो। तो देख सकते हो ये आपकी अक्रिय गैसों की विशेषताएं थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, देख सकते हो इसे भी। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल, ठीक है, ध्यान से समझो। फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की क्रिया, क्लोरीन की होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फेरस सल्फेट से क्लोरीन की क्रिया करनी है, तारपीन के तेल से क्लोरीन की क्रिया करनी है, ठीक है, उसका समीकरण देना है। तो आसान, इसको भी दे लेंगे, बस सूत्र पता होना चाहिए आपको फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल का, ठीक है। तो देखो पहले फेरस सल्फेट की क्रिया हम लोग करते हैं क्लोरीन से, फिर तारपीन के तेल की। तो फेरस सल्फेट के साथ क्लोरीन की अपक्रिया आपको सिंपल लिखना है, ठीक है। फेरस सल्फेट के साथ क्लोरीन की अपक्रिया, तो क्लोरीन से क्रिया करते हैं इसकी। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो FeSO4, और क्लोरीन का तो पता ही होगा क्या होता है, Cl2, और H2SO4 से क्रिया कर देंगे उपस्थिति में, ठीक है। जिससे होगा क्या, यहाँ पे FeSO4 का होल थ्राइज बनेगा, और आपका यहाँ से 2 हाइड्रोजन और दोनों क्लोरीन मिलकर 2HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो फेरस सल्फेट के साथ क्लोरीन की अपक्रिया शांत H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, आसानी से हो गई। तो ये फेरस सल्फेट से कह रहा था। अब अगला कह रहा है तारपीन के तेल के साथ करो क्लोरीन की होने वाली अपक्रिया, ठीक है। तो चलो तारपीन के तेल के साथ कर देते हैं। तो तारपीन के तेल का फॉर्मूला C10H16, इसके साथ हमने की क्लोरीन की अपक्रिया, ठीक है। C10H16 की के साथ कर दी क्लोरीन की अपक्रिया, तो यहाँ से 10 कार्बन और 16 HCl बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि 10 कार्बन थे ना, तो C10 10 कार्बन और 16 HCl आपके बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, देख सकते हो। फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल के साथ हमने कर दी क्लोरीन की अपक्रिया। अगला क्वेश्चन, रेडान की खोज किसने की, इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बात करें रेडान, आपका रेडान RN, ठीक है, वही रेडान। तो रेडान की खोज किसने की ये बताना, और इसका किस रोग के उपचार में उपयोग होता है। तो रेडान की खोज जो की वो डार्न नामक साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। तो रेडान की खोज डार्न ने की थी। इसका इस रोग मतलब इसका रोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग, सॉरी यहाँ पे उपयोग लिख लेना, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, या प्रयोग कह सकते हो। इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, और इसकी खोज डार्न ने की थी, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कैंसर के उपचार में, और डार्न नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रयोग लिख लेना। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।